हेलो बच्चों, एक बार कमेंट सेक्शन में टेली कर देना कि मेरी वॉइस ऑडिबल है या नहीं है। आई होप कि आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी और आज का टॉपिक भी आपको विजिबल होगा, जो कि बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर एक शॉर्टकट टॉपिक भी कहा जाता है किसका, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है, पर हाँ, ये जो मैंने आपके सामने स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, जेईई मेंस 2023 का ही रिपीटेड सवाल है एक्चुअली। शिफ्ट पता नहीं कौन सी है, बट इतना कंफर्म है कि जेईई मेंस 2023 में आया था और हमसे इसमें पूछा था कि एक अरेंजमेंट आपको गिवन है, A1 A2 A3 एंड A4 दे रखा है आपको, एक्सेलरेशंस रेस्पेक्टिवली मासेस M1 M2 M3 एंड M4 के। हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज ट्रू फॉर दिस अरेंजमेंट रिलेज। ऑप्शन मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं क्योंकि ऑप्शन देखते गैस मार्किंग शुरू हो जाती है बच्चों की। बेसिकली मैं आपको यहाँ दोनों मेथड बताऊंगा, दोनों मेथड से बेसिकली दोनों सिमिलर ही मेथड्स हैं कंस्ट्रेंट मोशन के मेथड कि आप डायरेक्टली वन स्टेप में इसका आंसर कैसे निकाल सकते हैं और थोड़ा सा लंबा करके भी इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। दोनों मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रेंट मोशन का अगर मैं बेसिक मीनिंग आपको बताऊं कि कंस्ट्रेंट मोशन होता क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन तब पढ़ते हैं या फिर तब हमारे पास दिमाग में आता है, तब पिक्चर में आता है कंस्ट्रेंट मोशन, जब हमारे पास एक पुली जो है वो मल्टीपल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो जाती है। यहाँ पर देखो, जैसे एक पुली यहाँ पर दिख रही है आपको, फिर एक पुली आपको यहाँ पर दिख रही है, फिर एक और पुली आपको दिख रही होगी, ये सब पुली। तो यहाँ पर जो पुली हो रही है वो मल्टीपल स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो रही है, पर यहाँ पर जो स्ट्रिंग है वो सेम है रेदर, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, हम लॉज ऑफ मोशन में हमारा अजम्पशन क्या होता है बेसिकली, अगर हम ये बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग्स में टेंशन सेम है, यहाँ पर जैसे ये इतनी सारी स्ट्रिंग्स दे रखी है आपको, तो आप क्या बोलोगे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसमें टेंशन कैलकुलेट करो हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो आप क्या कहोगे, इसमें टेंशन टी होगा, इसमें टेंशन टी होगा। अगर इन दोनों में टेंशन टी है तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, 2t। ये और ये स्ट्रिंग सेम है तो इस और स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, 2t। 2t मिलके इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना क्रिएट करेंगे, 4t, और इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा बच्चों, 4t। तो आप ऐसे टेंशन को क्रिएट करते हो। तो टेंशन ये टॉपिक पढ़ाने से पहले तीन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको बता दूं कि टेंशन जो है, अगर स्ट्रिंग सेम रहेगी, जो कि हमारे कोर्स में रहती है जेई के कोर्स में, अगर स्ट्रिंग सेम रहेगी या और स्ट्रिंग मासलेस है तो हमारे पास क्या होगा, टेंशन हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। पर जैसे ही स्ट्रिंग मासलेस होगी तो टेंशन किसी भी पॉइंट पे सेम नहीं रहेगा। और अगर ये जो पुली दे रखी है आपको, बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आता है इंजीनियरिंग में, ये जो पुली दे रखी है ये पुली बेल्ट से कनेक्टेड होती है बेसिकली। अगर यहाँ पर फ्रिक्शन आ जाता है तो भी टेंशन में चेंज आ जाता है, उस केसेस को अपन बोलते हैं बेल्ट फ्रिक्शन। वो भी हमारे स्कोप से बाहर है, जेई एडवांस जेई मेंस किसी के भी स्कोप में नहीं है, दोनों के स्कोप से बाहर है। तो भी बस इतना समझो कि जो हमारे सिलेबस में हमें टेंशन पढ़नी है वो टेंशन में क्या है, सेम रहती है थ्रू आउट, या चेंज हो सकती है पुली के इधर और उधर, क्योंकि स्ट्रिंग का अगर मास चेंज हो जाएगा, वरना मास लेस हम स्ट्रिंग को अपने कोर्स में कंसिडर करके चलते हैं। तो टेंशन थ्रू आउटली हमारे पास क्या रहती है, टोटली सेम रहती है। ठीक हो गया। तो ये जो मेरे पास क्वेश्चन है, इसको एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। हमारे पास एक कंडीशन होती थी कंस्टेंट मोशन, जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा उसको ये कंडीशन याद होगी, ये कंडीशन सबको याद होगी, सिग्मा टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। इसको अपन डिफरेंशिएट करते थे तो हमारे पास आता था सिग्मा टेंशन डॉट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते थे तो हमारे पास आता था सिग्मा टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली आपको क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपको कि वर्क डन बाय टेंशन इज 0। क्यों 0? क्योंकि टेंशन क्या है, एक इंटरनल फोर्स है, और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हमारे पास क्या होता है सिस्टम में, दैट इज 0। और वहीं यहाँ पर टेंशन क्या है, एक इंटरनल फोर्स की तरह ही काम कर रहा है। ये पूरा सिस्टम में जो पुली है, पुली का जो पूरा सिस्टम है, इसमें इंटरनली टेंशन एक्ट कर रही है। तो हमारे पास टेंशन क्या किस तरीके से काम कर रहा है, एक इंटरनल फोर्स के तरीके से काम कर रहा है। और इंटरनल फोर्स के तरीके से अगर ये काम कर रहा है तो इसके द्वारा किया गया वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। एक तरीका इसको ये है समझने का, दूसरा तरीका समझने का क्या है वो भी मैं आके आपको डिक्लेयर कराऊंगा। तीसरा जो फॉर्मूला आता है वो है टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0। बेसिकली मैंने एक्स को डिफरेंशिएट करा तो वी आया, वी को डिफरेंशिएट करा तो ए आया। ये सब ऐसे एनालॉजी चलते रहती है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इस बात पर आते हैं। हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में आपको टेंशन पता लग गई। अभी हमें यहाँ पे जब ये मेथड हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन के बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो मानते हैं कि जो मास m1 है इसका एक्सेलरेशन मान लो ऊपर को है कितना, a1। मास जो m2 है इसका एक्सेलरेशन मान लो कितना है अपने पास, a2। और जो मास m3 है इसका एक्सेलरेशन मान लो मेरे पास कितना है बच्चों, ऊपर को a3। मास m4 का एक्सेलरेशन मान लो कितना है बच्चों हमारे पास, a4। हमें मानते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है ये बेसिकली ऊपर को शिफ्ट हो रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो ऊपर वाले एक्सेलरेशन को हम कैसा क्लेम करते हैं, पॉजिटिव क्लेम करते हैं। अब ये कंडीशन लगाओ उसमें, हमें किसके बीच में रिलेशन पूछा है, एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन पूछा है, तो हम एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन लगाएंगे। अब इस पर्टिकुलर मास के लिए बात करते हैं। इस पर्टिकुलर मास के लिए टेंशन कितनी है मेरे पास, 40 है। इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा a1 के साथ, प्लस इस पर्टिकुलर मास की बात करूं तो इस पर्टिकुलर मास में मेरे पास टेंशन कितनी है, 2t। डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा बच्चों उसका a2 के साथ,
प्लस जो मेरे पास मास m3 है, मास m3 में मेरे पास टेंशन कितनी है बच्चों, मास m3 में मेरे पास है टेंशन t, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा इसके एक्सेलरेशन के साथ, और जो मेरे पास मास m4 है इसमें टेंशन है t, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा इसके एक्सेलरेशन के साथ, और इक्वल्स टू मैं क्या कर दूंगा, जीरो पुट कर दूंगा, क्योंकि टोटल वर्क डन बाय टेंशन इन दिस सिस्टम ऑफ पुली इज इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि टेंशन एक हमारे पास इंटरनल फोर्स है और इंटरनल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन मेरे पास कितना होता है, जीरो होता है। तो इन सब में से टेंशन कॉमन निकालो, यहां से टेंशन कॉमन आएगा, 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 इसका डायरेक्टली वन लाइनर आंसर जो मेरे पास निकल के आता है वो आता है मेरे पास 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 इज इक्वल्स टू जीरो। दैट्स द आंसर टू दिस क्वेश्चन, और आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, इतना इजी सा क्वेश्चन है। अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट डेप्थ में समझाऊंगा कि कंस्ट्रेंट मोशन के कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रेंट मोशन का ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हमारे पास क्या होता है, बेसिकली स्ट्रिंग जो होती है मासलेस होती है, तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम रहती है। अगर स्ट्रिंग का मास इधर उधर होगा तो टेंशन हर पॉइंट पर अलग अलग होना शुरू हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा, इजीली समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा इसके डेप्थ में जाने की कोशिश करते हैं कि ये t.x t.v ये क्या है, इसका प्रूफ थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करते हैं, और इसके और भी सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। और इसको मैं एक और मेथड से करूंगा, वो भी कंस्टेंट इक्वेशन का मेथड है। वो मेथड ये कहता है बेसिकली कि ये जो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ है ये कांस्टेंट रहती है, वहां से भी रिजल्ट डायरेक्टली बहुत इजीली निकल जाता है, तो वहां से भी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये जो पर्टिकुलर इस पुली से लिपटी हुई स्ट्रिंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है स्ट्रिंग का, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है स्ट्रिंग का, इस पार्ट की लेंथ मान लो बच्चों x1 और इस पार्ट की लेंथ मान लो x2। तो ये पुली किस भी तरीके से मूव करे, जो हमारे पास टोटल लेंथ होगी इस पुली की वो बेसिकली x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू हमेशा कांस्टेंट की रहेगी, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, a1 प्लस a2 इज इक्वल्स टू जीरो। सॉरी, एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो v1 प्लस v2 इक्वल्स टू जीरो निकल के आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो a1 प्लस a2 इक्वल्स टू जीरो निकल के आ जाएगा मेरे पास। तो बेसिकली वाला फॉर्मूला ये कहता है, या फिर वाला कंसेप्ट ये कहता है कि मेरे पास जो कंस्ट्रेंट है वो बेसिकली किसके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का रिलेशन एस्टेब्लिश कराने की कोशिश करती है, किसके साथ, टेंशन के साथ। वो फॉर्मूला मेरे पास ये कहता है बेसिकली। वहां पर अगर आप टेंशन डायरेक्टली क्रिएट एनकाउंटर नहीं भी करोगे तो भी आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, पहले इस वाले मेथड के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि इस वाले मेथड के बारे में, ये मेथड आया कैसे और बेसिकली हमारे पास क्या होता है ये मेथड, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, जब आप बेसिकली पुली सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हो, जब आप बेसिकली किसके बारे में डिस्कस करते हो, पुली सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हो या फिर कंस्ट्रेंट सिस्टम के बारे में डिस्कस करते हो, तो सबसे पहले तीन फॉर्मूले जो आपके माइंड में आते हैं वो है हमारे पास एक समेशन t.x इक्वल्स टू जीरो, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास समेशन t डॉट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू जीरो, और तीसरा फॉर्मूला जो है मेरे पास वो है समेशन t डॉट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। ये तीनों फॉर्मूले जो है मेरे पास आपस में कोरिलेटेड होते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल कोरिलेटेड है। x को डिफरेंशिएट करा मेरे को v मिला, और a को फिर v को डिफरेंशिएट करा तो मेरे पास क्या आया, एक्सेलरेशन आया। अब थोड़ा डेप्थ में जाते हैं, इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। पहले छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये रिलेशन आया कैसे आपके पास। पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ये मेरे पास पुली है एक, और ये बेसिकली जो पुली है यहाँ पर एक मैंने पुली अटैच कर रखी है, और ये सिंपल सी पुली ले रहा हूँ मैं। पुली का जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ये मास m1 इससे अटैच्ड है, और ये पुली का सेम मास मेरे पास जो है m2 ये इस पार्ट से अटैच्ड है। अब इस पुली के लिए कंस्टेंट इक्वेशन लिखने की बात करते हैं। इस पुली के लिए आप कंस्टेंट इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, देखो इस पुली में क्या हो रहा है बेसिकली। अगर मैं इस पुली की बात करूं तो मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पर पुली के मिडिल पॉइंट से। यहाँ पर मास, अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो मास m1 है वो मेरा मास ज़्यादा है किससे, m2 के मास से, तो आपके पास सिस्टम कैसे होगा, ये सिस्टम एक्सेलरेट कैसे करेगा। तो जो मास m1 है इसका एक नीचे को फोर्स एक्ट कर रहा होगा, कितना होगा वो फोर्स m1 इंटू जी, और m2 का एक फोर्स नीचे को एक्ट कर रहा होगा, वो कितना फोर्स होगा m2 इंटू जी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब मास m1 ज़्यादा है किससे, m2 से, तो m1 ऊपर जाएगा मेरे पास कितने एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से, और वही एक्सेलरेशन से मेरे पास क्या करेगा, m2 नीचे को आएगा। अब आप ये कैसे क्लेम कर सकते हो, आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर ये एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन a से ही नीचे आएगा। हम ये कैसे क्लेम कर सकते हैं, मैं वो बताता हूँ आपको हमें कैसे क्लेम कर सकते हैं। बेसिकली देखो, अगर मैं इसके बीच का डिस्टेंस देखूँ, इस और इस मास के बीच का डिस्टेंस, उसको मैं मान लेता हूँ x1, और यहाँ से लेके मैं इसके बीच का डिस्टेंस देखूँ तो इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ x2। तो जो मेरे पास टोटल लेंथ होगी इस पुली की, वो आप बताओ कितनी होगी, द टोटल लेंथ ऑफ द पुली कितनी होगी। टोटल लेंथ होगी मेरे पास इस पुली की x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू जीरो, सॉरी x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट c होगी। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ
तो मेरे पास कितना आ जाएगा v1 प्लस वी टू इज इक्वल्स टू जीरो। एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा a1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2। तो यहाँ से आपको क्या पता लग रहा है कि दोनों एक्सेलरेशन इक्वल तो है, पर ये जो दूसरा वाला एक्सेलरेशन है मास 2 का, वो क्या है बेसिकली साइन में अपोजिट है मास 1 के एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्वियस है क्योंकि वो नीचे को भी आ रहा है तो उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और a का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कंस्टेंट इक्वेशन लगाते हुए वो ये है कि किसी भी पुली से अटैच्ड कोई भी स्ट्रिंग है, सबसे पहले वो स्ट्रिंग मासलेस होती है, उस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन हम सेम कंसिडर करके चलते हैं। तीसरी चीज, जो पुली की टोटल लेंथ होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। अगर टोटल लेंथ कांस्टेंट होगी तो आप लेंथ से डायरेक्टली वेलोसिटी का रिलेशन निकालोगे, वेलोसिटी से आप डायरेक्टली एक्सेलरेशन के रिलेशन में पहुंच जाओगे कि इसके इसके इन सब के एक्सेलरेशन के बीच में क्या क्या रिलेशन आपके पास है। अब जो आप ऊपर कहोगे कि आपको कैसे पता लगा कि एक्सेलरेशन ऊपर a1 से जा रहा है, ये एक्सेलरेशन ऊपर a2 से जा रहा है, ये a3 से जा रहा है, a4 से जा रहा है। अगर मैं इसको आपको यही मेथड से करके दिखाऊंगा, स्ट्रिंग वाले मेथड से, जिसमें टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में कांस्टेंट मार के चलता हूं, तो आपके पास एक्सेलरेशन का ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तब आपको पता लगेगा कि जो एक्सेलरेशन का रिजल्ट था वो बिल्कुल सही था, और जो मैंने एक्सेलरेशन में टर्म कंसीडर करी थी, बेसिकली सारे एक्सेलरेशन एक तरीके से पॉजिटिव ही हैं, तो वहाँ पर भी सारे एक्सेलरेशन एक तरीके से क्या निकल के आ जाएंगे, पॉजिटिव निकल के आ जाएंगे, या फिर सेम फॉर्मूला आपके लिए निकल के आ जाएगा। अब जो हमारे पास दूसरा केस होता था समेशन टी डॉट एक्स इक्वल्स टू जीरो, वो क्या कहता था बेसिकली, ये जो मैं लिखता था समेशन टी डॉट एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये हमसे क्या कहता था, ये बेसिकली ये कहता था कि टेंशन का डॉट प्रोडक्ट करो ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इसके साथ, और वो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन क्या होगा हमारे पास ऑल केसेस में जीरो होगा। या फिर मान लो आपके पास आई स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे एक्ट हो रही है और एक्स आई, और आई की वैल्यू 1 से लेके कहीं भी तक भी जा सकती है एन तक, ये किसके बराबर आएगा आपके पास, जीरो के बराबर आएगा। अब इस केस में हमारे पास मान लो इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 थी, ऑल्दो टेंशन सेम रहेगी, यहाँ पर टेंशन T2 थी मान लो, तो पर्टिकुलर ये टी आई एक्स आई वाली कंडीशन देखो। पहली स्ट्रिंग की बात करता हूँ, पहली स्ट्रिंग के लिए कितना होगा मेरे पास, वो होगा T1 इंटू एक्स1, दूसरी स्ट्रिंग के लिए कितना होगा T2 इंटू एक्स2 इज इक्वल्स टू जीरो होगा। ठीक हो गया। अब T1 x1 जो है वो T2 x2 के बराबर है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ T1 इंटू एक्स1 इज इक्वल्स टू T2 इंटू एक्स2, ये एक दूसरे के बराबर है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 टाइम्स T1 इंटू एक्स1 इज इक्वल्स टू जीरो। तो अल्टीमेटली आपके पास क्या निकल के आ गया, T1 इंटू एक्स1 इज इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो T1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू जीरो, और सेम आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हो T1 इंटू A1 इज इक्वल्स टू जीरो। इन सब के बीच में कौन सा प्रोडक्ट है बच्चों, मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है। ठीक हो गया, ये रिजल्ट बेसिकली यहीं से आता है। यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने वाली ये है कि अगर मेरे पास मास जो m1 है वो छोटा होता मास m2 से, तब भी क्या मैं ये कह सकता था कि मास m1 ऊपर ही जाएगा। कई बच्चे कहेंगे कि अगर m1 छोटा है m2 से तो ऑब्वियस सी बात है m2 नीचे जाएगा, m2 ऊपर नहीं जा सकता। पर मैं ये कहूँगा m2 अगर m1 अगर बड़ा है m2 से, सॉरी अगर m1 बड़ा है m2 से, तब भी m1 नीचे जा सकता है। अगर मैंने इसको वेलोसिटी v दी तब हमारे पास क्या हो सकता है, m1 नीचे जा सकता है, और m2 क्या है हमारे पास ऊपर आ सकता है। तो जरूरी नहीं है हमेशा m1 ऊपर जाए। अगर m1 का मास बड़ा है तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा m1 मेरे पास ऊपर ही जाए और m2 मेरे पास नीचे ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि m1 को मैंने v वेलोसिटी दी तो m1 मेरे पास नीचे को आया और m2 मेरे पास किधर को गया, ऊपर को गया। यहाँ पर एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए आपको कि जो ये डिस्टेंस कवर्ड होती है बेसिकली, ये सब मैं रेस कर रहा हूँ, इसका आप कोई यूज़ नहीं है। ये जो मेरे पास डिस्टेंस, मान लो m1 a एक्सेलरेशन से ऊपर को जा रहा है, तो उसने यहाँ पर मेरे पास कितनी डिस्टेंस कवर करी, मान लो उसने मेरे पास यहाँ पर डिस्टेंस कवरी x, तो ये जो x इसने डिस्टेंस कवर करी, ये उतना ही डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा नीचे को x। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो x1 प्लस x2 है ये हमेशा फिक्स कांस्टेंट के बराबर है, क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सेम है, जितना वो ऊपर जाएगा उतना वो नीचे आके कंपनसेट कर देगा। ठीक हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला केस था, इस मेथड से आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये वाला मेथड तो आप सभी सॉल्व कर सकते हो। समेशन टी डॉट एक्स आपको जीरो करना है इंटरनल फोर्सेस का द्वारा। इंटरनल फोर्सेस वैसे बेसिकली अभी इसमें सिर्फ टेंशन है, फ्रिक्शन है नहीं, तो इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन आपको जीरो करना है। टी डॉट एक्स इक्वल्स टू जीरो, T1 x1 प्लस T2 x2 इक्वल्स टू जीरो, दोनों केस बराबर है। इसमें बहुत ईजी है, पर जो असली मेथड आपको फील दिलाएगा वो ये वाला मेथड है, जहाँ पर आपको लग भी रहा है बेसिकली एक्चुअल में कि स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो कॉन्स्टेंट रहेगी, एक पुली से जो स्ट्रिंग बदी है उसकी लेंथ कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इससे कैसे रिजल्ट निकल सकते हैं, एक सॉल्व एग्जांपल करने की कोशिश करते हैं, या फिर सीधे हम वो अपना जो PYQ है उसको पकड़ते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे पास PYQ है ऊपर, इसको पकड़ते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में इसका आंसर रिजल्ट आ कैसे रहा है। तो अभी के लिए मैं इस पूरे को इरेज कर देता हूँ, यहीं पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बस आपको क्या करना है, स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो अपने पास क्या क्लेम करनी है, आपको कांस्टेंट क्लेम करनी है, बाकी आपके पास इसमें कुछ भी ज़्यादा काम नहीं है। और टी डॉट वी वाले कॉन्सेप्ट से करोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ऐसा नहीं है कि उससे आपके पास रिजल्ट बेकार आएगा, उससे भी सेम रिजल्ट आएगा अगर टी डॉट ए वाला फॉर्मूला लगाओगे, और इस वाले मेथड से करोगे तो तब भी सेम रिजल्ट आएगा। बस ये मेथड थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पर यह मेथड आपको पूरा फील देगा, इसका एक्सेलरेशन ऊपर नीचे जो आपको इसमें नहीं मिली थी वो सारी फील आपको इस मेथड में मिलेगी पर्टिकुलर। ठीक हो गया, एक मिनट मैं इसको पूरे को इरेज कर दूँ। हाँ, अब डिस्कस करते हैं कि ये वाले मेथड से आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान देना इसमें, ये काफ़ी लंबा मेथड है और इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, जितना लंबा मेथड है उतना ही इंपॉर्टेंट मेथड है। वैसे ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, पर आपको डायरेक्टली वन लाइनर सॉल्यूशन देना है तो टी डॉट एक्स इक्वल टू जीरो करके कर सकते हो, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल जा रहा है तो ये ऐसे भी कर सकते हो। टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कंस्ट्रेंट मोशन का या फिर कंस्ट्रेंट इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया कि पुली अगर मल्टीपल स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उसे हम वहाँ पर हम कंस्ट्रेंट इक्वेशंस के मेथड्स को यूज़ करते हैं। और दूसरा कंस्ट्रेंट इक्वेशन का कंसेप्ट यही है कि जो लेंथ है स्ट्रिंग की, एक पुली से जो लिपटी हुई स्ट्रिंग है उसकी जो लेंथ है वो हमेशा हमारे पास क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक लाइन डाल लेते हैं, एक ऐसी पास होने वाली हम क्या डाल लेते हैं, लाइन डाल लेते हैं। अब इसकी डिस्टेंस लिखना, डिस्टेंस फिक्स करना शुरू करते हैं। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक मास m1 की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है बच्चों x1, और इस पॉइंट तक की दूसरी पुली तक की डिस्टेंस मान ले दो बच्चों वो है हमारे पास x2। ये जो डिस्टेंस है मान लो x2, हर एक पर्टिकुलर पुली की लेंथ लिखनी है इक्वल्स टू कांस्टेंट। जैसे इस टोटल पुली की लेंथ कितनी होगी, x1 प्लस ये कुछ लेंथ होगी तो वो लिखनी है आपको कांस्टेंट, बस बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको इस पूरी पुली में, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। x3 डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस मास से लेके मैंने यहाँ तक की डिस्टेंस मान ली बच्चों x3। x4 डिस्टेंस मान लेता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की, कैसे भी मान सकते हो आप, कुछ भी मान सकते हो और कैसे भी मान सकते हो, वो आप पर डिपेंड कर रहा है, मैं भी रैंडमली मान रहा हूँ। ये है मेरे पास x4। x5 में मान लेता हूँ यहाँ से लेके मास नंबर m3 की डिस्टेंस, ये है मेरे पास मास m3 की डिस्टेंस, ये होगी मेरे पास कितनी बच्चों x5। और x6 को मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके कहाँ तक की डिस्टेंस बच्चों, यहाँ से लेके मैं मान लेता हूँ यहाँ तक की डिस्टेंस को कितना, x6। तो बेसिकली मैंने क्या करा, अलग अलग ये जो पुली थी इनकी लेंथ कंसिडर कर ली बेसिकली। अब आपको लेंथ का जो सम है वो एक कांस्टेंट फिक्स करना है और आपका रिजल्ट डायरेक्टली आपके पास निकल के आ जाएगा। अब वो देखते हैं कैसे आएगा लेंथ का रिजल्ट डायरेक्टली कांस्टेंट। तो जो पुली नंबर 1 है इसको मैं मान लेता हूँ पुली नंबर 1। ये जो पुली नंबर 1 है इसमें जो स्ट्रिंग लिपटी हुई है, ये पूरी स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को मैं थोड़ा सा क्रॉस लाइन से वो कर देता हूँ। ये जो पूरी स्ट्रिंग लिपटी हुई है इस पुली में, इस पूरी स्ट्रिंग की मेरे को लेंथ बताओ कितनी है। क्या आपको इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ x1 प्लस x2 दिख रही है? तो मैं पहली स्ट्रिंग के लिए क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। ये लिख सकता हूँ x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू c, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरी पुली की बात करते हैं। दूसरी पुली में कौन सी लेंथ लिपटी हुई है, दूसरी पुली में ये लेंथ लिपटी हुई है, और दूसरी पुली में कौन सी लेंथ लिपटी हुई है, ये लेंथ मेरे पास क्या हुई है, लिपटी हुई है। तो बेसिकली इस लेंथ की डिस्टेंस चाहिए अपने को। x3 डायरेक्टली क्लेम मत कर देना, x3 जिसने क्लेम करा उसने गलत कर दिया, x डायरेक्टली क्लेम करोगे तो गलत हो जाएगा। इस स्ट्रिंग की पर्टिकुलर ये पार्ट वाले की लेंथ कितनी है, ये पार्ट की लेंथ कितनी आएगी बच्चों, x3 माइनस x2। इस पूरे को माइनस कर दूंगा अगर इस पूरे में से, तो मेरे पास क्या इस पार्ट की लेंथ आ जाएगी, इस पार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, इस पार्ट की लेंथ आ जाएगी मेरे पास x3 माइनस का x2 प्लस अगेन इस पार्ट की लेंथ कितनी आ जाएगी, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है मेरे पास, थोड़ा सा सोच के बताना, यहाँ से लेके यहाँ तक का x4 था, अगर x4 में से x2 को माइनस कर दूँ तो बेसिकली इस पार्ट की लेंथ आ जाएगी, प्लस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा x4 माइनस का x2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x3 प्लस x4 माइनस का 2x2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये आ गया मेरे पास x3 माइनस प्लस x4 माइनस 2x2 इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट c। अब लास्ट वाली पुली की बात करता हूँ, तो लास्ट वाली पुली के लिए मेरे पास कितनी लेंथ आ जाएगी वो देखते हैं। लास्ट वाली पुली के लिए देखो तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ अगर मैं देखूँ तो ये होगी मेरे पास x5 में से x4 को माइनस कर दो तो ये यहाँ की लेंथ आ जाएगी, तो वो लेंथ कितनी आ जाएगी मेरे पास x5 माइनस का x4, ठीक है। और अगर इस लेंथ की बात करूं तो ये वाली लेंथ मेरे पास कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वाली लेंथ मेरे पास आ जाएगी x6 माइनस x4 प्लस मेरे पास ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी x6 माइनस x4 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट c। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास बन के आ जाएगा x5 प्लस x6 माइनस 2x4 इज इक्वल्स टू सम कॉन्स्टेंट c। हमें किस किस मास के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, बेसिकली हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है a1 a2 a3 एंड a4 के बीच पर रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। x4 x6 तक नहीं जाना है, वो बेसिकली लेंथ्स हैं स्ट्रिंग्स की, हमें a1 a2 a3 और a4 के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करने की कोशिश करनी है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करता हूँ।
सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको थोड़ा सा अलग पेज में लिख लेंगे। इसको डिफरेंशिएट करके लिखूंगा नेक्स्ट पेज में, इसको डिफरेंशिएट करके लिखूंगा नेक्स्ट पेज में, और इसको डिफरेंशिएट करके लिखूंगा नेक्स्ट पेज में। इन तीनों इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके लिखूंगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट करके लिख रहा हूँ। आप भी कोशिश करना कि आप खुद से इसको डिफरेंशिएट करके लिखें। तो पहले वाले को जब डिफरेंशिएट करके लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a1 + a2 = 0। दूसरे वाले को जब डिफरेंशिएट करके लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a3 + a4 माइनस का ट्वाइस ऑफ a2 = 0। तीसरे वाले को जब डिफरेंशिएट करके लिखूंगा तो मेरे पास आ जाएगा a5 + a6 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ a4 = 0। तो इन तीनों को डिफरेंशिएट करके बेसिकली मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक एक करके एक दूसरे में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करता हूँ, और मैं अब कुछ भी नहीं करूँगा। जैसे a2 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, यहाँ से अगर a2 की वैल्यू निकालोगे तो a2 की वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी, माइनस का a1। तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा a3 + a4 माइनस का 2 टाइम्स a1 = 0, क्योंकि a2 की जगह मैंने जब -a1 डाला तो मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई। ठीक हो गया। अब मान लो मैं यहाँ से अगर मैं यहाँ से a2 की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ तो a2 की वैल्यू मेरी यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी, a2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास a3 + a4 डिवाइडेड बाई 2। a3 + a4 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, a2 की वैल्यू निकल के आ गई। अब a2 की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल देता हूँ a1 में, क्योंकि मेरे को बेसिकली 4 ही एक्सेलरेशन चाहिए, a1 a2 a3 एंड a4। अब a2 की वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा तो मेरे पास क्या बन के आ जाएगा, ये बन के आ जाएगा a1 + a3 + a4 डिवाइडेड बाई 2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास बन के आ जाएगा 2a1 + a3 + a4 = 0। अब मेरे को किस किस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, एट लास्ट यहाँ पर a4 की वैल्यू निकाल के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। a5 और a6 के टर्म में इसको ले आता हूँ। यहाँ से a4 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो यहाँ से a4 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, a4 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a5 + a6 डिवाइडेड बाई 2। अब इस जगह पे मैं a4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो अगर मैं इस जगह पे a4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ध्यान से देखना, मेरे पास आ जाएगा a3 + 2 टाइम्स ऑफ a1 + a4 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो मेरे पास कितना निकल के आ गया, a5 + a6 डिवाइडेड बाई 2 = 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ही बेसिक सा बन जाएगा, ये बन जाएगा a5 + a6 + ट्वाइस ऑफ a3 + 4 टाइम्स ऑफ a1 = 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब देखो, अब ये मेरे पास जब इक्वेशन बन के आ गई तो इसमें मैं एक और चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। वो चीज़ मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 टाइम्स ऑफ a1 + 2 टाइम्स ऑफ a3 + a5 + a6 = 0। इस इक्वेशन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कैसा, 4a1 + 2 टाइम्स ऑफ a2 + a3 + a4 = 0। ऐसा क्यों लिख सकता हूँ मैं, वो मैं आपको ऊपर समझाऊंगा मैं ऐसा क्यों लिख सकता हूँ। बस बेसिकली आपको ये समझना है कि ये वही रिलेशन निकल के आ गया जो मैंने ऊपर रिलेशन एस्टेब्लिश करवाया था, दैट इज़ द सेम रिलेशन। इस रिलेशन में और ऊपर वाले रिलेशन में कोई फर्क नहीं है। तो a1 किसका एक्सेलरेशन है, बेसिकली a1 जो मेरे पास एक्सेलरेशन है वो इस मास m1 का एक्सेलरेशन है। और जो मेरे पास दूसरी स्ट्रिंग या ये जो रिलेशन आ रहा था, इसके बाद मेरे पास 2 टाइम्स a3 आ रहा था। a3 देखते हैं, बेसिकली a3 किससे रिलेटेड है मेरे पास, x3 से। तो x3 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक था, तो x3 बेसिकली एक तरीके से किसका एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके m2 के एक्सेलरेशन को। तो उसकी जगह मैंने a2 लिख दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। और a5 और a6, a5 लेंथ का है, a5 लेंथ है ये, a5 इज रिप्रेजेंटिंग मास नंबर 3 एक्सेलरेशन, a6 इज रिप्रेजेंटिंग x6 इज रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन ऑफ मास नंबर 4। तो उस रिजल्ट को मैंने ये लिखा, और डायरेक्टली रिजल्ट आप वीडियो पॉज करके पीछे जाके देखना, तो वही रिजल्ट मेरे पास इससे निकल के आ गया। तो कंस्टेंट इक्वेशन में आपको इतनी सी चीज़ याद रखनी है, जो मेरे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। और ये जो 3 इक्वेशन है, t.x = 0, t.a = 0, t.v = 0, ये तीनों इक्वेशन आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। तो आप कंस्टेंट इक्वेशन के कोई से भी क्वेश्चन कर दोगे। बेसिकली ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, अगर आप डायरेक्टली इसको समेशन t.a से कॉन्सेप्ट से करोगे तो वो डायरेक्टली हैंडल हो जाता है। यहाँ पर ये थोड़ा कंसेप्चुअल मेथड है, बड़ा मेथड है कि टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हमेशा कांस्टेंट रहती है, और उससे हम किस किस के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, और फाइनल अपने एक्सेलरेशन के रिजल्ट तक पहुँचते हैं। बस आपको यहाँ से ये पता लग जा रहा है कि एक्सेलरेशन जो है सबका, सारे ब्लॉक ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि सबका एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, पॉजिटिव ही एक तरीके से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, तब तक के लिए थैंक यू।